आकाश साळुंके, सर मेरा सवाल ये है कि अगर सरकार खुद एलपीजी का कार्य को बढ़ावा दे रही है और दूसरी ओर आत्मनिर्भर बनने की बात कर रही है, इसके पीछे क्या षड्यंत्र हो सकता है? ये केवल शब्दों का छल है जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों को समझ में नहीं आता है। आत्मनिर्भरता का नारा देकर राष्ट्रवाद को धार लगाने की कोशिश है ताकि इन लोगों को गुलाम बनाया जा सके, मूर्ख बनाया जा सके। मुन्ना लाल चौहान, कांग्रेस और बीजेपी दोनों सगे भाई है और सत्ता के लिए दोनों में नुरा कुश्ती जारी है। क्या भारत की सत्ता में तीसरा विकल्प बन पाएगा और सत्ता पर काबिज हो सकेगा? एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की संख्या 85% है। ये लोग जागृत करें, राष्ट्रव्यापी संगठन बनाएं, राष्ट्रव्यापी आंदोलन करे तो ये विकल्प बनने की पूरी संभावना इनके अंदर है। मिलिंद धोबड़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टीवी पर आकर लगभग भारत सरकार के सालाना बजट इतनी मतलब 20 लाख करोड़ की बात कही गई है, वह भी बगैर किसी प्लान और संसद में चर्चा किए बगैर। उन्हें सरकारी तिजोरी से इतनी बड़ी रकम खासकर पूंजीपतियों को दी जाने वाली यूँ ही बोल दी है जैसे पहले ज़माने में राजा महाराजा अपनी मर्जी से मोहरे हीरे बांटते थे। तो मेरा सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री संसद में चर्चा किए बगैर इतनी बड़ी रकम अपनी मर्जी से बांट सकते हैं? और जनता का पैसा ऐसे कागज़ के पत्तों जैसा बांटना असंवैधानिक है? तो क्या सुप्रीम कोर्ट में इसे रोका जा सकता है? ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है, ऐसा नरेंद्र मोदी ने घोषित किया, वो बैंकों से लोन देने का मामला है, कर्जा देने का मामला है, पैकेज देने का मामला नहीं है। जो लोन दिया जाता है उसको वापस लिया जाता है और जो पैकेज दिया जाता है वो वापस लिया नहीं जाता। नरेंद्र मोदी ने लोन दिया है, पैकेज नहीं दिया है, मूर्ख बनाने का काम किया। जसवंत सिंह, मेरा सवाल है कि राजरत्न अंबेडकर द्वारा फ़ोटो वायरल किया गया है जिसमें लिखा है कि राजरत्न अंबेडकर ने अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट से ईवीएम से भारत में वोटिंग न कराने संबंधी अपील जीती है। फ़ोटो व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया है। सर जनहित में स्पष्ट करें। एडवोकेट जसवंत सिंह, सागर, जनपद रामपुर, उत्तर प्रदेश। अगर केस जीत लिया है ऐसा आप मुझे पूछ रहे हैं तो मुझे पूछने के बजाय ये उसी को पूछना चाहिए जो इस तरह का दावा कर रहा है। मेरे पास पूछने का कोई मतलब नहीं है। विजय यादव, सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय सेना की बजाय खुद लेने वाले आज मजदूरों की मौत की जिम्मेदारी क्यों ले रहे हैं? इससे भी बड़ी बात है जिसको समझना ज़रूरी है। जो मजदूर आज ये एससी एसटी ओबीसी के ज़्यादातर माइनॉरिटी के लोग हैं, इन लोगों को ख़ास तौर पर एससी एसटी ओबीसी के लोगों को जब मुसलमानों के विरोध में भड़काना होता है तब उनको वो हिंदू मान लेते हैं और जब उनके ऊपर अत्याचार करने का मामला आता है तो वो उद्योगपतियों का समर्थन करते हैं और मजदूरों को सड़कों पर पैदल चलने के लिए मजबूर कर देते हैं। तब वो हिंदू नहीं होते हैं। इसे सिद्ध होता है इस्तेमाल करने के लिए लोग हिंदू है। संजय चौहान, आप पूरे भारत भर में मूल्यवासियों के मार्गदर्शक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4) एजुकेशनल रिजर्वेशन दिया गया है, ये मूल संविधान में ना होकर जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रथम संविधान संशोधन 51 के द्वारा दिया गया है, संविधान में शामिल किया गया था। तो इस संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू क्या एससी एसटी के रिजर्वेशन के समर्थक थे? पहली बात तो आपको ये पता नहीं है कि 1951 में जब ये संशोधन किया गया तो बाबा साहब अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने खुद ये ड्राफ्ट तैयार किया। 1952 तक वो लॉ मिनिस्टर थे
तो ये बाबा साहब आम्बेडकर और पेरियार रामस्वामी ने तमिलनाडु में जब दोराई राजन चप्पक्कन विरुद्ध भारत सरकार का जब हाई कोर्ट ने विरोध में केस दिया रिजर्वेशन के, तब पेरियार ने आंदोलन शुरू किया। तो नेहरू घबरा गया कि कहीं ये आंदोलन नॉर्थ इंडिया में न फैल जाए, इसलिए उन्होंने जब बाबा साहब आम्बेडकर को बुलाकर पूछा कि इसका क्या समाधान है, तो उन्होंने कहा कि ये संविधान में संशोधन करना होगा। तो ये ड्राफ्ट बाबा साहब आम्बेडकर ने ही तैयार किया और संविधान सभा में इसे पास करवाया गया। जवाहरलाल नेहरू का एक रिटन लेटर उपलब्ध है जो उन्होंने 1955 के पहले सारे देश के मुख्यमंत्रियों के नाम भेजा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आरक्षण से दोयम दर्जे का राष्ट्र निर्माण होता है, इस पर अमल ना किया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू रिजर्वेशन के विरोधी थे, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से प्रमाणित होता है। आदित्य कुमार सर, मेरा सवाल यह है कि जब आप ब्राह्मण धर्म या ब्रैकेट में हिंदू धर्म में जिस तरह से अंधविश्वास का विरोध करते हैं, क्या सर इस्लाम धर्म में नहीं है? अपना राय दें। ब्राह्मण धर्म हिंदू शब्द के आड़ में छुप रहा है, ये षड्यंत्र है। और ब्राह्मण धर्म में मूल बातों को समझना होगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। मूल बात है वर्ण व्यवस्था, जिसने 4 टुकड़ों में हमारे मूल निवासियों को बांटा। जाति व्यवस्था, जिसमें 6000 जाति के टुकड़ों में बांटा। अस्पृश्यता, जिसमें छूत और अछूत में बांटा। और शूद्रत्व ओबीसी के ऊपर थोपा गया। और घुमंतु जातियों को बहिष्कृत किया गया, आदिवासियों को सेग्रीगेट किया गया और महिलाओं को दास बनाया गया। ब्राह्मणों के मनुस्मृति में सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। ये ब्राह्मण धर्म का मूल है, हम इसका विरोध करते हैं। अंधविश्वास तो ब्राह्मणवाद का जो झाड़ है उसकी डालियां है, डालियों को काटने से कुछ नहीं होगा, वो झाड़ पूरी तरह से काटना होगा। हम अंधविश्वास का विरोध नहीं कर रहे हैं, जो अभी बहुत सारी बातें आपको बताई है उसका विरोध कर रहे हैं। और इसकी वजह से हमारे मूल निवासियों की समस्या है। मुसलमानों ने वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, शूद्रत्व ओबीसी पर नहीं थोपा, घुमंतु जातियों को बहिष्कृत नहीं किया, महिलाओं को दास नहीं बनाया, आदिवासियों को सेग्रीगेट नहीं किया। जब मुसलमानों ने यह समस्या पैदा ही नहीं की तो उनका विरोध करने का क्या मतलब है? जो ऐसा विरोध करते वो गधे लोग हैं। तो हमें गधे नहीं बनना है, हमें अपने विवेक का और बुद्धि का उपयोग करके काम करना है। परेश गल सर, मेरा सवाल ये है कि देश में एसपी, बीएसपी, एएसपी, एपीआई, आरजेडी जैसे बहुत से नेशनल लेवल पे पार्टी है, तो आप इनका समर्थन क्यों नहीं करते हैं या वे आपका समर्थन करना नहीं चाहते हैं? प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। इसमें बीएसपी छोड़कर कोई भी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, और जो बीएसपी है उसने अम्बेडकरवाद या बाबा साहब आम्बेडकर की विचारधारा का त्याग कर दिया है, इसलिए उनके साथ जाने का कोई मतलब बनता नहीं है। अंधे बने रहने से बेहतर है कुछ ना किया जाए। सतीश कामले सर, काशीराम जी को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से अलग बसपा पार्टी क्यों गठित करनी पड़ी? क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने बाबा साहब आम्बेडकर का काम करना छोड़ दिया था और गांधी और कांग्रेस का काम करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्होंने अलग से पार्टी बनाई। 2012 के बाद बसपा की राजनीति खतरे में क्यों पड़ गई है? क्योंकि 2007 के चुनाव में ईवीएम के घोटाले से मायावती को बहुआस है
यदि आप ईवीएम के विरोध में बोलना शुरू करोगी तो आपको हमें मजबूर होकर जेल में भेजना पड़ेगा। मायावती को मालूम था उसके भ्रष्टाचार के सबूत कांग्रेस बीजेपी के पास है, इसलिए मायावती ने चुप रहना ही बेहतर समझा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का भविष्य पूरी तरह से खतरे में पड़ा हुआ है। तो इस तरह से सारे सवालों के जवाब दिए जा चुके हैं। अभी आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछिए, अगले सवालों के अगले वीडियो में जवाब दिए जाएं।